गुड इवनिंग एवरीवन। सो टुडे विल स्टार्ट अ न्यू सीरीज़ जिसमें कि हम मंथली करंट अफेयर्स कवर करेंगे विद द व्यू कि हम UPPCS के मोस्टली करंट अफेयर्स जो हैं मार्च टू अभी अगस्त का आया नहीं है, तो अप टू जुलाई विल ट्राई टू कंप्लीट द मंथली इन द नेक्स्ट वीक बाय द नेक्स्ट वीक। सो स्टार्टिंग विद द मार्च मंथली। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू विल स्टार्ट इट। तो हम इंडेक्स में पहले देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कवर स्टोरी में इंटरिम यूनियन बजट, देन इकोनॉमिक सर्वे जो है इंडियन इकोनॉमी रिव्यू ये है, और यूपी बजट, ये तीनों चीज़ें हैं। और नेशनल अफेयर्स, देन इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। नाउ कमिंग टू इंटरिम बजट। सो आई डोंट थिंक कि इसको पढ़ाने का भी पॉइंट है, क्योंकि हमने देखा कि इलेक्शंस के बाद मई में भी बजट आया था, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो अगर इसमें से कुछ निकलेगा तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे वो था कि आप एक बार ये देख लीजिए कि इसमें प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया था कि देयर शुड बी फोकस ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ 4 मेजर कास्ट, 4 मेजर कास्ट की बात करी थी। दैट वाज पुअर, वुमेन, यूथ और फार्मर। तो ये चारों जो हैं याद कर सकते हैं आप। और बाकी में मोस्टली स्कीम्स की बात की गई है। फिर हम आते हैं द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू 2024। तो हम देखते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे है एक दिन पहले आता है बजट के, एंड 1 और 2 डेज़ बिफोर द बजट आता है ये। और इस साल का भी जनवरी 29, 2024 में आया। और कौन रिलीज़ करता है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया। तो इसमें एक हाइपर ग्लोबलाइजेशन वर्ड का यूज़ किया गया था। तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन इसमें बताया गया कि जो एरा है हाइपर ग्लोबलाइजेशन का वो अब ख़त्म हो रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में। तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि जब जो इंटरकनेक्टेडनेस है या फिर इंटीग्रेशन है वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है कंट्रीज़ और इकोनॉमीज़ में, तो उसको हाइपर ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि अब हम लोग ये कम हो रही है इसकी चीज़ इन मैन्युफैक्चरिंग। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडियन इकॉनमी जो है उसमें कौन से सर्विसेज या फिर कौन से सेक्टर का कितना शेयर है। तो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ 18.4%। देन शेयर ऑफ सर्विसेज इट इज़ 54.6%। ओके। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका 18% ऑफ इंडियाज़ GDP है। इसके अलावा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, पल्सेस का और स्पाइसेस का। और वहीं सेकंड रैंक है इसकी इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, फार्म फिश, शुगर केन, वीट, राइस, कॉटन और शुगर। फिर हम देखते हैं कि जो ई-नैम के तहत मार्केट्स जुड़े हैं तो दे हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 250, जो कि फ्रॉम 250 इन 2016 में 250 से लेके अभी अराउंड 1400 के करीब हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ा है, जो कि 2017 में 23.3% था सिर्फ, अब 37% हो चुका है। और वहीं जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो 130 था इन द ईयर 2014-16, और ये अब जो है ये 97 हो गया है इन 2018-20 में। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनसे मतलब उसका कितना एक्सपेंडिचर हुआ है या फिर उसका कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, वो सारी चीज़ें भी इकोनॉमिक सर्वे में लिखी गई थी। तो हेल्थ में बेसिकली आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो कैसे कितने अपग्रेड हुए हैं उन सब का अकाउंट था उसमें। देन जन औषधि केंद्र, जननी सुरक्षा योजना। और एजुकेशन में हम देखते हैं परख। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उसको हम देख लें, क्योंकि हम रिलेट कर पाएंगे। जैसे परख एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली सारे कीवर्ड्स हमें नहीं पता होते हैं, इस वजह मैंने जो इंपॉर्टेंट थे उनको हाईलाइट कर दिया ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर इन द एग्जाम। सो नाउ कमिंग टू दिस। तो परख इज़ परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देन कम्स निपुण भारत, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर लार्ज स्केल स्किलिंग जो है वो चल रही है PM कौशल विकास योजना के तहत और स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत। वही इंटरप्रेन्योरशिप वाली जो चीज़ें हैं वो मुद्रा योजना, PM स्वनिधि, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, वो यानी स्टैंड अप इंडिया, इन सब से चल रहा है।
देन सोशल सिक्योरिटी में पीएम जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल बीमा योजना की बात की गई है। अब हम आते हैं यूपी बजट पे। तो यूपी बजट इम्पॉर्टेंट है। हर साल इकोनॉमी से आप देखिए 4 से 5 सवाल बजट से आ जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको ध्यान से पढ़ें। तो इस बार का जो बजट था वो फाइनेंस मिनिस्टर जो यूपी के हैं सुरेश कुमार खन्ना, उन्होंने प्रेजेंट किया था। और बजट में रिकॉर्ड बजट इस बार का था 7.36 लाख करोड़। 7.36 लाख करोड़, यू शुड रिमेंबर दिस फिगर। फिर बात आती है कि कहाँ से रेवेन्यू का सोर्स क्या है और एक्सपेंडिचर का सोर्स क्या है। तो रेवेन्यू का सोर्स है इट इज़ 37% जो है वो स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है। 30% इज़ कमिंग फ्रॉम सेंट्रल टैक्स ट्रांसफ़र, जो कि हम देखते हैं फाइनेंस कमीशन जिसका डिवोल्यूशन रिकमेंड करती है। देन पब्लिक डेट रिसिप्ट्स ये आता है 15.3%। और कहाँ पे मैक्सिमम शेयर जा रहा है, एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, तो इट इज़ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर 21% मैक्सिमम। देन इक्वल इन पेंशन एंड सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयज़, सो यहाँ पे ज़्यादा खर्चे जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी देख लीजिए, बजट साइज़ हमने देखा 7.36 लाख करोड़ है, जो कि इंक्रीज़ हुआ है 6.7% से कम इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। नाउ दीज आर लाइक, आप देखोगे तो इस केस में बस फिगर्स आपको ब्लेटेंटली भरे पड़े मिलेंगे, लेकिन सारे फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है वो याद रखना ज़रूरी है। फिर फिस्कल डेफिसिट पे आता है। फिस्कल डेफिसिट का कभी ये रुपीज़ वाला नंबर भी पूछ लेता है, तो इट इज़ 6,000 या फिर 6,500 करोड़, आप ऐसे याद कर लीजिए। तो 6,500 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट था, जो कि 3.46% था ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, GSDP का 3.46% था। नाउ कमिंग टू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि बजट स्पीच में दी गई थी। तो इसमें फार्मर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की गई थी, वो था कि न्यू प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शंस जो डार्क जोन में है उन पे बैन लगाने का इसमें कहा गया था। देन हाउ मच अमाउंट वाज ट्रांसफर थ्रू पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसकी भी बात की गई थी। देन प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, उसमें कितना खर्चा हो उसकी बात की गई थी। फिर अब ये टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे हमें आइडिया मिलेगा कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर एक्सपेंडिचर कहाँ हुआ है। जैसे कि 19% जो था वो सिर्फ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर में गया है, और 18% रूरल डेवलपमेंट में, ये मैक्सिमम शेयर है। वहीं हम देखते हैं नेगेटिव रेट परसेंटेज भी है। सो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का शेयर घटा है, एक्सपेंडिचर घटा है, और एनर्जी में भी घटा है। तो इसको याद करना ज़रूरी है थोड़ा। आप ऐसे याद कर लीजिए कि एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया, हेल्थ और एनर्जी पे कम हो गया है। देन एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो सीएम यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाई गई है। देन जो ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशंस हुए हैं यूपी से हाईएस्ट हैं। देन बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की बात की गई है, जो कि नोएडा की लाइंस पर डेवलप होगा, जैसे कि सो दैट द ईस्ट एंड वेस्ट यूपी डिवीज़न जो है वो कम हो, इंडस्ट्रीज़ ईस्टर्न यूपी में भी आए, तो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की गई है इसमें। देन कम्स गंगा एक्सप्रेसवे। सो व्हाट इज़ गंगा एक्सप्रेसवे? ये एक एक्सप्रेसवे है जो कि ज्वाइन करेगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखा है कि नाम पूछ के उसका सोर्स और एंड पॉइंट पूछ लेता है इसमें। तो इसमें याद करिए कि 2 को ज्वाइन कर रहा है, जो कि आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेस को ज्वाइन कर रहा है कौन? गंगा एक्सप्रेसवे। फिर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में इस्टेब्लिश की जा रही है, और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज अयोध्या में, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वाराणसी में। ओके। और फिर एविएशन सेक्टर में भी कई जगह डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, मयूरपुर, सोनभद्र और सरस्वा सहारनपुर में। फिर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम में लाई गई है। फिर इसमें यह भी देखने को मिला कि जो यूपी था वो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया था जो कि ग्रीन टैगिंग बजटरी एस्टिमेट इसने दिया है। फिर हम आ जाते हैं कि अयोध्या और वाराणसी सिटीज़ को डेवलप किया जा रहा है मॉडल सोलर सिटीज़ के तहत। फिर हम आते हैं मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बन रहा है। कहाँ बन रहा है? 1000 एकर्स में लखनऊ हरदोई डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। और ये जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है ये पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल स्कीम है, उसके तहत है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लखनऊ और हरदोई डिस्ट्रिक्ट। देन निफ्ट बन रहा है वाराणसी में, निफ्ट दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। देन इंटरनेशनल रामायणा एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। फिर आते हैं हम उत्तर प्रदेश का। देखिए किस स्कीम्स में फर्स्ट रैंक है।
सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि हम जानते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एंकरेज करता है। देन सुरक्षा बीमा, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम स्वनिधि, ये स्ट्रीट वेंडर्स की स्कीम है। देन पीएम अटल पेंशन योजना। वहीं उत्तर प्रदेश जो है सेकंड आता है किन किन में, तो पीएम जीवन ज्योति स्कीम। हम देखते हैं सुरक्षा बीमा योजना में फर्स्ट है, लेकिन जीवन ज्योति बीमा में सेकंड है। एंड सेकंड पोजीशन इन डीबीटी परफॉर्मेंस। और कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस हैं जो कंट्री वाइड सर्वेज जो होते हैं उसके द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के प्लेटफॉर्म से। तो इसमें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, इसमें अभी इसकी प्रेजेंट रैंक 7th रही है 2022 में, जो कि इम्प्रूव हुई है फ्रॉम 11th। तो आप करंट वो याद रखिए कि 7th पोजीशन है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट में भी 7th रैंक है। और लीड्स स्कीम जो है एफिशिएंट एनर्जी से रिलेटेड है, तो उसमें 6th रैंक है। नाउ वी सी दैट कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है पोस्ट द पेंडेमिक। अब हम आते हैं नेशनल अफेयर्स पे। इसमें जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो न्यूज़ में भी जो फैक्ट्स जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसीडरिंग माइंड द प्री प्रिपरेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मार्च के मंथ में नेशनल अफेयर्स, तो भारत रत्न अवार्ड दिए गए और इस बार 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। उनमें से नाम है पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर जो है इनको पोस्टह्यूमसली मिला है, बाकी 4 लोग दे आर स्टिल no, I think MS Swaminathan and Karpuri ठाकुर, they have actually, I think only Lal Krishna Advani is alive right now. So I'll verify as in we'll move forward with the article. So 5 लोगों को मिला, ये आप याद रखिए, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर। अब हम एक एक करके देखते हैं सबके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो CM रह चुके हैं बिहार के, 1971 में से 77 तक रहे थे और इनको जन नायक भी बोला जाता है। और इनका कंट्रीब्यूशन बेसिकली रहा है कि इन्होंने जो इम्प्लीमेंट की थी रिजर्वेशन जो कि बेस्ड थी मुंगेरी लाल कमीशन के द्वारा इन द स्टेट ऑफ बिहार, और इन्होंने ही कॉइन किया था ये अति पिछड़ा जो एक पॉलिटिकल लेक्सिकन बन गया है अभी, तो उसको पॉपुलराइज़ किया था इन्होंने एंड ही पास्ड अवे इन 1988। फिर हम आते हैं MS स्वामीनाथन में। ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन और ही वॉज बॉर्न इन 1925 इन कुंभकोणम। और इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स डेवलप किए थे वीट और राइस के, अलॉन्ग विथ नॉर्मन बोरलॉग, जो कि इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है, बट इंडियन फादर जो थे वो थे MS स्वामीनाथन। और इसके अलावा देखिएगा कि इनको काफ़ी इन्होंने हेल्ड किया था इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सच एज ये चेयरमैन थे इन नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, देन ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ द पगवॉश कॉन्फ्रेंसेस ऑन साइंस एंड वर्ल्ड अफेयर्स, चेयरमैन ऑफ द हाई लेवल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ वर्ल्ड कमिटी ऑन फूड सिक्योरिटी, member of Indian Parliament Rajya Sabha, former Director General of Indian Council of Agriculture Research and International Research Rice Research Institute। इसके अलावा जो 2001 में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स एक्ट आया था, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था इसको पास कराने में। इसमें हम बात करते हैं कि इसमें जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होती हैं बेसिकली नॉन टेंजिबल चीज़ों के लिए एग्जिस्ट करती हैं, वैसे इसमें भी प्लांट वेराइटीज़ को कहीं ना कहीं पेटेंट देने की और इन सब की प्रोविजंस है इसमें। इसके अलावा कुछ इनको काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले हैं इन द पास, जो कि है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1961 में, रामन मेगासेसे अवार्ड 1971 में, देन अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986 में। और इसके अलावा पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड नाउ भारत रत्न इनको मिला हुआ है। LK आडवाणी पे आते हैं। सो ही बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली स्टेट जनसंघ 1958 में। 1926 में बॉर्न थे। इनका पॉलिटिकल करियर जो है मतलब ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं दिल्ली स्टेट जनसंघ के। देन ही सर्व्ड एज द 7th डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1999 से 2004, और इनको इनिशिएटर माना जाता है राम रथ यात्रा जो हुई थी सोमनाथ इन गुजरात से लेकर अयोध्या तक। फिर हम आते हैं चौधरी चरण सिंह पे। तो चौधरी चरण सिंह जो थे ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और ये एक प्रोमिनेंट फार्मर लीडर थे। तो इन 1952 एज अ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही लेड उत्तर प्रदेश इन एबॉलिशिंग द ज़मींदारी सिस्टम। देन इन्हीं के उपलक्ष्य में हम December 25 को नेशनल फार्मर्स डे इनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है। नाउ कमिंग टू PV नरसिम्हा राव। सो ही सर्व्ड एज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वी नो कि इनके ही टाइम पे LPG रिफॉर्म्स आए थे। देन
PRI को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन मिला था, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा इन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन किया था श्री विश्वनाथ सत्यनारायण की फेमस तेलुगु नावल वेई पदागुलु की, जो कि हिंदी में उसका नाम था सहस्र फन। अब हम आते हैं भारत रत्न। सो इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और इसमें अवार्ड किसको मिलता है, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द रिकमेंडेशंस दैट आर गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, और इसके लिए कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और 1966 से पहले तक ये पोस्टह्यूमसली नहीं दिया जाता था, आफ्टर दैट इट हैज़ बीन स्टार्टेड। और ये प्रोविज़न था, अर्लियर इट वाज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू कि मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाए, लेकिन 1999 में एंड नाउ इन 2024 दिस हैज़ बीन ब्रोकन। 1999 में 4 लोगों को दिया गया था, जिसमें थे JP नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बरदलोई, रविशंकर, और वहीं 5 लोगों को दिया गया था इन करेंट ईयर 2024। अब तक 53 पर्सन्स हैं टिल डेट जिनको मिल चुका है ये। और फर्स्ट रेसिपेंट्स कौन थे, सी राजगोपालाचारी, इनको राजा जी भी बोलते हैं, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ऑन हुज द बर्थडे टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड, देन सर CV रमन, ही इज़ बिन अ ग्रेट साइंटिस्ट। देन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि सचिन तेंदुलकर इज़ द यंगेस्ट भारत रत्न अवार्डी, इनको 40 ईयर्स में मिल गया था भारत रत्न। और भारत रत्न आप देखें तो कैसा दिखता है, ये पीपल लीव्स की तरह इसका दिखता है। सो द मेडेलियन इसको बोलेंगे, इट इज़ शेप लाइक अ पीपल लीव। इसमें भारत रत्न लिखा होता है इन हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट एंड अंडर अ सन बर्स्ट फिगर। इसमें कोई मॉनिटरी ग्रांट नहीं दिया जाता है, और इसके रिवर्स साइड में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है हिंदी में विद द स्टेट एम्बलम। अब हम आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स पे। तो हर साल इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच इज़ द टॉप सिटी इन टर्म्स ऑफ द सर्वे। तो ये सर्वे का याद रखिए कि महुआ दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है और प्रेसिडेंट अवार्ड देती हैं। सो इस ईयर का थीम क्या था, वेस्ट टू वेल्थ, और इसी उपलक्ष्य में देखा गया कि स्वच्छ भारत मिशन को 9 साल हो गए हैं। दैट्स वाई इसमें एक प्रेजेंटेशन की गई थी बेस्ड ऑन 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कैंपेन। और स्वच्छ भारत मिशन का एंथम क्या था इस बार का, नया संकल्प है नया प्रकल्प है। नाउ कमिंग टू जो अवार्ड्स मिले, तो 2 कैटेगरी आप हर जगह देखोगे कि पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 लाख, पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख। तो हम फर्स्ट रैंकर्स को देखेंगे क्योंकि जनरली सेकंड थर्ड रैंकर्स नहीं पूछते हैं, और अगर वो सेकंड थर्ड रैंकर्स यूपी से हैं तो उसको हम ज़रूर देख लेंगे क्योंकि वो स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, स्टेट PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ सी, ग्रेटर देन 1 लाख पॉपुलेशन में ऑल इंडिया क्लीन सिटी इंदौर और सूरत, इंदौर दैट इज़ इन MP, सूरत इज़ इन गुजरात। वहीं लेस देन 1 लाख में सासवत जो कि महाराष्ट्र में है। देन क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड महाव कंटोनमेंट बोर्ड दैट इज़ इन MP। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़। क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वन द टॉप 3 अवार्ड्स फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। देन वी सी दैट इसको टेबल को इम्पॉर्टेंट हो जाता है। टॉप 5 सिटीज़, पॉपुलेशन जहाँ अबव 1 लाख थी वहाँ पे टॉप 2 हमने देख लिया। देन पॉपुलेशन बिलो 1 लाख, तो यहाँ पे सासवत महाराष्ट्र और पतन जो कि छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे। टॉप 5 स्टेट में उत्तर प्रदेश नहीं आता, इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना है। और वहीं टॉप 5 गंगा सिटीज़ में सारे उत्तर प्रदेश में ही हैं, वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, हरिद्वार, कन्नौज। फिर हम आते हैं उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। सो ये पहला स्टेट बना है आफ्टर इंडिपेंडेंस जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हम क्या समझते हैं, सो इट ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन दी पर्सनल मैटर, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑप्शन, इन सब चीज़ों में कॉमन लॉ होगा। तो एक जो उत्तराखंड की UCC एक्ट है, वो जो उन्होंने एक ड्राफ्ट जो बनाया था, वो एक कमेटी थी जिसके हेड किया था रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना P देसाई ने, और इसमें कई और मेंबर्स भी थे। तो इन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया बिल का। और UCC पे आते हैं तो आर्टिकल 44 में ये इसका मेंशन है। तो इट इज़ इन DPSP विच इज़ नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल, लाइक इट इज़ इन्फोर्सेबल बट इट इज़ नॉन जस्टिसेबल। इट इज़ ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इट टीथ और नॉट, टू गिव इट टू मेक लॉ एंड दैट और टू इम्प्लीमेंट इट और नॉट। ठीक है।
फिर हम आते हैं गोवा में भी हम देखते हैं एक फॉर्म ऑफ यूसीसी है. सो दैट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द पोर्टुगीज सिविल कोड दैट वाज पास्ड इन 1867. सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विथ यूसीसी, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस उत्तराखंड. फिर इसमें की हाईलाइट्स हम देखते हैं यूसीसी के. तो इसमें क्या आएगा. सो इन दिस एक्ट देयर हैज़ बीन मेंशन ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस विद इन 60 days ऑफ सेरेमनी. और इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे लाइक इसमें मतलब देखा जाए तो इसमें अगर मैरिज डिज़ोल्व होती है तो मिनिमम ईयर्स कितना होना चाहिए, और नहीं हुआ तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट, फाइन, इन सब की भी बातें की गई है. अपार्ट फ्रॉम इट प्रोहिबिट्स बाइगेमी और पॉलीगेमी, एंड वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल टॉपिक इज़ दैट इट लीव्स आउट द मेंबर ऑफ LGBT प्लस कम्युनिटी. इसके अलावा इसमें इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स एवरीवन जो भी है, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन की भी बात गई है, अडॉप्टेड चिल्ड्रन की भी बात की गई है. इस मामले में काफ़ी ब्रॉड व्यू रखा गया है इसमें. अपार्ट फ्रॉम लिव इन रिलेशनशिप्स की भी बात की गई है, उसके भी रजिस्ट्रेशन की इसमें बात कही गई है. इसके अलावा हम देखें तो इसमें काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं और वो हमने देखी, बट इसमें एक्सक्लूडेड कौन कौन है. तो उत्तराखंड के जो शेड्यूल ट्राइब हैं वो 3% हैं ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन, उनको आउटसाइड रखा गया है यूसीसी बिल के. कीप इन माइंड कि उनका कल्चर यूनिक है, उनका फॉर्म ऑफ मैरिजेस और कम्युनिटी डिफरेंट है देन द मेन स्ट्रीम, सो दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट. अब इसमें कंसर्न्स सेम है. आई डोंट थिंक सो इतना प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेन से इंपॉर्टेंट है, बट द पॉइंट्स कुड बी डेवलप्ड ऑब्जेक्टिवली. अगर आप इश्यूज़ को जान रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन से क्या रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है, तो पैरेलली उसके क्रिटिसिज्म भी ड्रॉ किए जा सकते हैं. अब हम आते हैं रिपब्लिक डे 2024 में. सो चीफ गेस्ट इस बार के थे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और इस बार इंडिया ने 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है. इसमें हम देखें तो टैब्लो में टॉप 3 जो टैब्लोज थे उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु के थे. तो इसमें उड़ीसा में वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया गया था, गुजरात में धोर्डो अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म, उसकी झलक दिखी हमें. और तमिलनाडु ने की जो झांकी थी उसमें कुडवलई सिस्टम को दिखाया गया, जो कि माना जाता है कि इट इज़ एज ओल्ड एज द संगम एज. तो इट्स द लाइक अगर हम टाइमलाइन देखें तो ये तो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो गई. दैट्स वाई लाइक टू शोकेस दैट इंडिया रियली वॉज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये कुडवली सिस्टम का उसमें डिपिक्शन था. अपार्ट फ्रॉम इट पॉपुलर चॉइसेस में भी अवार्ड्स मिले. इसमें उत्तर प्रदेश को सेकंड मिला था रैंक. विकसित भारत समृद्ध विरासत, इस पे बेस्ड इस थीम पे बेस्ड टैब्लो था उत्तर प्रदेश का. इसके अलावा नारी शक्ति को शोकेश किया गया था इस रिपब्लिक डे में थ्रू वेरियस मीडियम. जैसे कि हम देखते हैं कि इसकी परेड जो थी उसमें सारी ऑल वुमेन थी. देन ट्राई सर्विस जो कॉन्टीजेंट थी वो भी ऑल वुमेन थी. देन वुमेन पायलट्स, देन CAPF की जितनी टुकड़ियाँ थी वो सब वुमेन पर्सनल थी उसमें. इसके अलावा हम देखते हैं कि इसी ओकेजन पे भारत PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिलता है. तो बाल पुरस्कार जो है, जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कुछ फील्ड्स में रही होती है उसके बेसिस पे दिया जाता है, जैसे कि ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सोशल सर्विस. इंपॉर्टेंट है कि हम उत्तर प्रदेश का याद रखें कम से कम, अनुष्का पाठक और आदित्य यादव. सो इन दोनों का था. देन कम्स वंदे भारत 3.0. सो वंदे भारतम ये कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ वुमेन पावर एक्म्प्लिशमेंट थ्रू रिजॉल्व, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रेजेंट किया था. ये 3rd ईयर है. तो आप वंदे भारत ट्रेन भी सोच सकते हैं, बट ये मुझे लगता है इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ ना कुछ दिया होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि एक नाम से कई चीज़ें होती हैं. तो ये जो है, ये वंदे भारतम जो भी है, ये कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एक इनिशिएटिव है. इसका 3rd ईयर हो चुका है. देन अनंत सूत्रा, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा है. इसमें अनंत सूत्र मतलब एंडलेस थ्रेड, टेक्सटाइल इंस्टॉलेशंस जो कर्तव्य पथ पे किए गए थे उसके बेसिस पे था. इसमें विजुअली स्टनिंग ट्रिब्यूट टू द सारी इंडिया टाइमलेस गिफ्ट टू द वर्ल्ड ऑफ फैशन. वीर गाथा 3.0, इसमें अवेयरनेस टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन अबाउट गैलेंट डीड्स एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ द आर्म फोर्सेस दिखाया गया था. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कोलैबोरेशन में हुआ था. भारत पर्व और पराक्रम दिवस भी मनाया गया. भारत पर्व फॉर अ वीक मनाया गया था, और पराक्रम दिवस हम जानते हैं इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन January 23. एंड बिकॉज इस दिन हम बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की. फिर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये जो है January 22-24 में
शुरू की गई है। जनवरी 22 का अपना सिग्निफिकेंस है, आप ध्यान रखिए। जनवरी 22 इफ़ आई एम फॉरगेटिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि 24 को शायद अयोध्या इनाग्रेशन किया गया था और 22 में ये लॉन्च हुआ है। सो इसमें क्या है, इसमें ये इसका एम है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है लोअर मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स को, और इनको अपॉर्चुनिटी भी देनी है ताकि उससे वो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सके थ्रू सोलर ऑफ सच एज सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशंस, जिससे इनकी एडिशनल इनकम हो। तो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को टारगेट किया जा रहा है फिलहाल। इसमें 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएंगी। देखेंगे हम तो सोलर एनर्जी पे काफ़ी फोकस रहा है गवर्नमेंट का, और कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं उसके तहत वो है नेशनल सोलर मिशन, सोलर पार्क स्कीम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फिर हम आते हैं वैभव फेलोशिप पे। वैभव फेलोशिप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो है उसके तहत आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें फेलोशिप दी जाएगी जो आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट हैं इंडियन ओरिजिन के, और जो इंगेज्ड हैं रिसर्च एक्टिविटीज़ इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़, उनको दिया जाएगा। तो ये 75 लोगों को दिया जाएगा, ये वैभव फेलोशिप होगी। अब हम आते हैं एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस। सो इसमें क्या है, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ये 12th मीटिंग थी इसका थीम था बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, और इसमें यूनानिमसली डिक्लेयर किया गया था हिज होलीनेस द दलाई लामा टू बी अ यूनिवर्सल सुप्रीम लीडर ऑफ द बुद्धिस्ट वर्ल्ड। इसका थीम था बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड ऑल्सो प्रोक्लेम्ड 6 जुलाई द डे ऑफ हिज होलीनेस एंड 14th दलाई लामाज बर्थडे एज यूनिवर्सल डे ऑफ कंपैशन। इसके अलावा इसका जो इनाग्रेशन था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धानकर और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू ने किया था। इसके अलावा इसका हेड क्वार्टर जो है एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस का, ये उलान बटार मंगोलिया में है। फिर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी कोचिंग सेंटर्स को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन जनवरी 18, और इसमें प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए गए सो दैट कीपिंग इन माइंड द एक्सप्लॉयटेशन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर कॉजिंग टू द स्टूडेंट्स, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज द स्टूडेंट्स कैन नॉट एनरोल, ट्यूटर्स की क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई थी, और फिर उसके बाद इफ़ दे आर ट्राइंग टू harass the students with by exorbiting a large or heavy sum of money, so उसको भी कह सकते हैं रेगुलेट करने का प्रयास किया गया था उसके द्वारा। फिर हम आते हैं स्टार्टअप्स रैंकिंग में 2022 में। सो इसमें हम देखेंगे कि ये मिनिस्ट्री स्टार्टअप रैंकिंग है, तो आप नाम से देख लीजिए, आपको याद ध्यान रहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री द्वारा ये रिलीज़ किया गया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड न्यू दिल्ली के द्वारा, और गुजरात, केरला और कर्नाटका ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इन डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। देन टोटल ऑफ 33 स्टेट्स एंड यूटीज पार्टिसिपेटेड। इसमें बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर्स, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की गई थी। तो आप देख लीजिए इसमें बेस्ट, सबसे टॉप पोजीशन वालों को बेस्ट बोला जाता है, फिर नीचे टॉप, फिर उससे नीचे लीडर, फिर उससे नीचे एस्पायरिंग, फिर उससे नीचे इमर्जिंग। तो यूपी जो है लीडर पे है। बेस्ट परफॉर्मर जो है वो है गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो ये अब सोच लीजिए साउथ में ही है सब मोस्टली, मतलब वेस्ट और साउथ में। महाराष्ट्र इसमें नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है कि स्टार्टअप रैंकिंग में महाराष्ट्र नहीं है। कर्नाटका बेंगलुरु से याद कर सकते हैं, गुजरात, देन केरला, तमिलनाडु। कैटेगरी बी स्टेट जहाँ की पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ है, वहाँ पे बेस्ट में हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, और बाकी इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि IEA रिपोर्ट, IEA ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज़ किया इलेक्ट्रिसिटी 2024, और इसमें इंडिया की बात की गई है कि इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो चाइना की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को आउटपेस करेगी बाय 2026। एंड इसमें बताया गया है कि रिन्यूएबल जनरेशन अभी प्रेजेंटली इन 2023 इट वाज 21% शेयर, बाकी नॉन रिन्यूएबल से ही जनरेट हो रहा था, और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हर साल 7% से बढ़ रही है। फिर हम आते हैं इंडिया एनर्जी वीक मनाया गया, और ये जो है ONGC सी सर्वाइवल सेंटर, विकसित भारत विकसित गोवा 2047, मतलब इस वीक में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया था, और इसको इनाग्रेट PM और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। देन की हाईलाइट्स इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देखना। फिर हम आते हैं नेशनल टेररिज्म डेटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर। सो व्हाट इज़ दिस, ये एक सेंटर जो है ये बनाया गया है अलॉन्ग द लाइन्स विथ
ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस ऑफ यूएसए। तो इसमें क्या किया गया है कि जो नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जिसको पॉपुलरली नाफिस से भी हम जानते हैं, तो इसमें क्या किया गया है कि ओवर 92 लाख फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स हैं। और मतलब आप समझ लीजिए कि एक बायोमेट्रिक डेटा है टेररिस्ट स्वैप का, और ये जो डेटाबेस बनाया गया है शेयर्ड रहेगा एक ग्रिड के तहत थ्रू ऑल द पुलिस स्टेशंस, और जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है तो सबके पास वो डेटा होगा। तो क्रॉस वेरिफिकेशन, फाइंडिंग आउट वेयर लाइक द कल्प्रिट इज, या फिर जो भी टेररिस्ट है उनका, तो ये आसान हो जाएगी चीज़ें। तो इसमें नेशनल इंटीग्रेटेड बेस में अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, मतलब ऐसे ऐसे करके आप समझिए एक डेटाबेस बस क्रिएट किया जा रहा है, जिसके अलॉन्ग द लाइन्स है यूएस के ग्लोबल टेररिज्म डेटा पे। फिर मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट, ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, और इसमें कल्चरल मैपिंग की जाएगी और डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा सारे विलेजेस का इंडिया में। कौन इम्प्लीमेंट करेगा इसको? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। इसमें भी जो विलेजेस हैं उनको कैसे किया जाएगा, उसको 7 ब्रॉड कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट्स विलेज, इकोलॉजिकली ओरिएंटेड विलेज, स्कोलास्टिक विलेज लिंक्ड विद टेक्सचुअल एंड स्क्रिप्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, एपिक विलेज लिंक्ड विद रामायण महाभारत और पुरानिक लेजेंड्स ओरल एपिक्स, हिस्टोरिकल विलेज लिंक्ड विद लोकल एंड नेशनल हिस्ट्री, आर्किटेक्चरल हेरिटेज विलेज, then any other characteristic that may need highlighting such as fishing village, horticultural village, shepherding village etc. फिर हम आते हैं WHO की एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन में। तो इसमें रिप्लेस इनिशिएटिव याद रखिएगा कि रिप्लेस इनिशिएटिव, इसका भी ये एक एक्रोनिम ही है, इसमें दिया नहीं है बट मुझे याद भी नहीं है अभी क्या है इसका, बट याद रखिएगा कि रिप्लेस इनिशिएटिव जो है WHO का है और ये ट्रांस फैट से रिलेटेड है। तो इसमें जो अच्छी प्रैक्टिसेस लाई हैं इन कंट्रीज़ ने, जो कि डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया और थाईलैंड, और इसमें वही देखा गया कि मतलब ट्रांस फैट जो है वो क्या होता है, वो एक सेमी सॉलिड और सॉलिड फैट होता है, जो कि इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड भी हो सकता है या तो फिर नेचुरली अकरिंग होता है। सो इसका अगर एक मात्रा से ज़्यादा कंजम्पशन होगा तो इट कुड लीड टू इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स एंड डेथ फ्रॉम हार्ट डिजीज़। अभी तक टोटल 53 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसीज़ को इफेक्ट में लाया है, so that they could tackle the so they could eliminate the trans fatty acids। फिर बाकी चीज़ें मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। फिर हम देखते हैं स्टेटस ऑफ आदिवासी लाइवलीहुड रिपोर्ट जो है, ये एक NGO है प्रदान, उसने रिलीज़ किया है, और इसमें कुछ कुछ फाइंडिंग्स है, जैसे कि मध्य प्रदेश में 51% आदिवासी हैं, 63% नॉन आदिवासी हैं, 50% ऑफ PBTGs हैं, और इसमें रिवील किया गया है जो इनकम है वो नेशनल एवरेज इनकम, मतलब कुछ ही स्टेट्स में जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इनकी इनकम जो आदिवासी हाउस होल्ड्स हैं उनकी कम है देन दी एवरेज एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की जितनी इनकम है एट द नेशनल लेवल। फिर वाडनगर को इंडिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी बोला गया है, और ये एग्जिस्ट कर रही थी 800 BC में, जो और 800 BC से हम समझ सकते हैं कि इट वॉज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ द लेट वैदिक या फिर प्री बुद्धिस्ट महाजनपदात से, उस समय से ये जारी है। और इसकी रिसर्च जो थी IIT खड़गपुर ने की थी। ये आप बस ध्यान रखिए, जो वाडनगर की बात कही जा रही है वो एक मल्टीकल्चरल मल्टी रिलीजियस सेटलमेंट माना जा रहा है अभी। देन नीतीश डिवाइस, ये बिहार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक पेंडेंट लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको हाफ एन आवर पहले पता चल जाएगा इफ़ देयर इज़ एनी इंसिडेंट्स ऑफ लाइटनिंग और फ्लडिंग। फिर हम आते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सी विल्ड कल्टिवेशन। सो सी विल्ड भी इंडिया में काफ़ी पॉपुलराइज हो रहा है। इसके तहत जो है इसको इनक्रेज करने के लिए जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी इन कोटेश्वर विच इज़ इन गुजरात, और इसमें यही हाईलाइट किया था, इट वाज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस लाइक सच नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर दी सी वीड्स। सी वीड्स एक जनरल टर्म है जो कि सारे जो स्पीशीज़ है मरीन प्लांट्स और एल्गी जो कि ओशन में या फिर रिवर, लेक्स या अदर वाटर बॉडीज़ में ग्रो कर रहे हैं, तो उनको कंबाइंडली सी वीड्स बोलते हैं। नाउ कम सी केयर्स वेब पोर्टल। तो सी केयर्स क्या है? सी केयर्स स्टैंड्स फॉर कोल माइंस, सी केयर्स स्टैंड फॉर, इट्स नॉट गिवन हियर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत आता है, और दैट इज़ इन ये प्रहलाद जोशी जो कि मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया था। तो सी केयर्स ये किसका पोर्टल है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। देन इसको इम्प्लीमेंट किसने किया ये पोर्टल को? CDAC, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने। देन वी कम टू IDATE कमीशन रिपोर्ट। तो NHRC ने अभी रिसेंटली स्ट्रेस किया है कि IDATE कमीशन रिपोर्ट को किया जाए इम्प्लीमेंट। तो IDATE कमीशन में क्या रिकमेंडेशन दी गई थी? इसमें बोला गया था कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट है या तो फिर और
जो डी नोटिफाइड ट्राइब का कॉन्सेप्ट है इनको रिपील करने का इसमें बोला गया था। मतलब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट्स जो कि ब्रिटिशर्स टाइम के लॉज हैं मोस्टली, मतलब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो था ब्रिटिशर्स में एग्जिस्ट कर रहा था, बट स्टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज नॉट रिपील्ड, रादर इट्स नेम वाज चेंज टू हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट। सो ये एक बहुत डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट बोला गया है एडिड कमीशन द्वारा। एंड इट इज़ सेड कि इसमें होता क्या है कि कुछ ट्राइब्स जो थी, जो ब्रिटिशर्स को लग रहा था उनको उनसे खतरा है, तो उन्होंने क्या किया, उनको डी नोटिफाई कर दिया कि ये क्रिमिनल कैटेगरी के हैं, मतलब अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो ये हैं जो जिम्मेदार है। तो ये इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स द ह्यूमन राइट्स दैट वी हैव, इवन दे वायलेट आर फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। तो दैट इज़ द रिपोर्ट ऑफ द एडिड कमीशन। NHRC के बारे में जाने हम, तो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1993 एंड इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। इसके में टाइम से टाइम अमेंडमेंट्स किए गए हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है कि एक गोल्डन टाइगर स्पॉट किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। सो वाई द कलर इज़ गोल्डन, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। किसके में ब्लैक कलर म्यूटेशन की वजह से ही इनका गोल्डन कलर है, क्योंकि रैदर हम देखते हैं 3 कलर्स के टाइगर्स पाए जाते हैं, जो कि ब्लैक, ऑरेंज और वाइट। व्हेन द ब्लैक इज़ मिसिंग तो सिर्फ ऑरेंज वाइट बन गया, तो वो गोल्डन दिख रहा है। काजीरंगा जो है वो आसाम में है एंड इट इज़ famous for the great Indian one-horned rhinoceros. It is declared as national park in 1974 and it is also UNESCO World Heritage Site. फिर हम आते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांसमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। सो टेक्निकल टेक्सटाइल्स की कॉन्फ्रेंस की गई थी इन बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में, और इसका सेम है ऑब्जेक्टिव कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स को हम बढ़ावा दें, उनको इनक्रेज करें, इनका इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करें, अपॉर्चुनिटीज़ लाएँ, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इनक्रेज करें। फिर ये सब मेंस के टॉपिक हो जाएंगे। फिर वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव नहाई NHAI द्वारा लाया गया है, और इसमें की हाइलाइट्स यही है कि यूज़र्स को बोला गया है कि KYC अपना अपडेट करें, और ज़्यादा आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने की बात की गई है कि वन व्हीकल वन फास्टैग, और जिससे कि आप कह सकते हो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी होगा। नाउ कमिंग टू दी अदर, दैट इज़ द प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। सो इसमें क्या है, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसमें 3 स्कीम्स हैं, उनको मर्ज करके एक कॉमन स्कीम बनाई गई है फॉर SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट, जो कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, देन स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इन तीनों को किया गया है। इसका कंबाइंड एम है कि पॉवर्टी से निकालना है, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, और फाइनली लीडिंग टू द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स। फिर इसके की हाइलाइट्स में हम देखेंगे कि आदर्श ग्राम बनाना है, ग्रांट्सिंग एड देना है, वेरियस वेरियस इंस्टीट्यूशंस दैट आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स की बात की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द ग्रीन हाइड्रोजन इनेबलिंग मेजर्स रोड मैप फॉर एडॉप्शन इन इंडिया। सो ये एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लाई गई है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बेन एंड कंपनी के साथ ये रिलीज़ किया है। इसमें वही बात की गई है कि जो डिमांड है एनर्जी की वो 35% से ग्रो कर जाएगी, लाइक कीपिंग माइंड द प्रेजेंट डिमांड 35% बढ़ जाएगी 2030 तक। फिर हम आते हैं नो योर आर्मी फेस्टिवल, ये UPCM ने लॉन्च किया था। कब किया था ये? सो ऑन आर्मी डे इट वाज लॉन्च्ड, और इसमें शोकेस किया गया मॉडर्न वेपन्स ऑफ इंडियन आर्मी, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स एंड रडार्स, सो दैट पीपल नीड टू अप्रिशिएट एंड ऑल्सो नो देयर आर्मी बेटर। फिर उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा हम सिर्फ वही देखते हैं। तो कटार में हम देख रहे थे कि इंडियन नेवी वेटरन्स को कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई थी, बट थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स द डिसीजन कुड बी रिवर्टेड एंड दे आर रिलीज्ड, जो 8 इंडियन नेवी वेटरन्स थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन है। सो वेयर इज़ कटार, अगर आप देखें तो कटार ये रहा कहीं, बहराइन और विच कंट्री, हाँ बहराइन और बहराइन और सऊदी अरेबिया ने इनक्लोज कर रखा है कटार को। तो टॉप बॉटम से टॉप हम देखते हैं तो यमन है, ओमान, UAE, कटार, बहराइन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। ये अरेबियन पेनिनसुला हमारा। अरेबियन पेनिनसुला में मोस्टली रूबल अल खाली डेजर्ट से बना है मोस्टली, एंड उसमें सरस्वत माउंटेन्स भी हैं और इनकी काफ़ी लॉन्ग कोस्ट लाइन है। देन हाईएस्ट पीक अरेबियन पेनिनसुला का जबल अल नबी शुआब है, जो कि यमन में है। यमन ये रहा आपका, यहाँ पे हाईएस्ट पीक।
फिर करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज़ किया है। तो इसमें बस इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 93 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। और फर्स्ट रैंकर्स कौन है? टॉप रैंकर्स डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। सो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भी एक आता है, उसको वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रिलीज़ करती है। देन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसने ये रिपोर्ट रिलीज़ की करप्शन में, ये NGO है जर्मनी बेस्ड, एंड ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर को रिलीज़ करती है। फिर हम आते हैं इंडिया नेपाल में जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई है, और इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स वो नेपाल गए, उन्होंने 2 मेन चीज़ों का उसमें बात की गई थी, जैसे कि एक नेपाल और NTPC के बीच में कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी, और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी इनॉग्रेट की थी जयशंकर मिस्टर जयशंकर द्वारा इन काठमांडू। फिर उसके बाद हिट फार्मूला का भी जिक्र किया था जयशंकर और अवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। सो इसमें हिट फॉर H फॉर हाईवे, I फॉर इंफॉर्मेशन एंड T फॉर ट्रांसफर। India Nepal relations, we know that it's religious. It's after independence we share very special bond with Nepal, popularly known as Roti Beti ka rishta. Then there are some important static facts, जैसे कि एक इनलैंड वाटरवेज बनाने की बात की जा रही है, जो कि सागर माथा को लिंक करेगा विद सागर माथा विद सागर। देन सूर्य किरण जो है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेपाल के साथ की जाती है, और इंडिया ने 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट किया गया है इसके साथ, जैसे कि काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया, जनकपुर और अयोध्या, इन तीनों के साथ। वहीं इंडिया जो है काफ़ी मल्टीलेटरल फोरम्स में भी रिप्रेजेंट करता है, दोनों हैं, जैसे कि बिम्स्टेक में, BBIN में, NAM में, सार्क में, ये दोनों कंट्रीज़ हैं। वहीं हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी इनके साथ देखने पाते हैं, जैसे कि काला पानी, लिम्पी धुरिया, लिपू लेक, फिर एरिया ऑफ सस्ता कैन ऑल्सो बी नोटेड इन दिस। Then this news become now irrelevant because we know that there have been new caretaker government established in Bangladesh. फिर फर्स्ट हिंदू टेम्पल UAE में आया है, और इसका नाम है BAPS स्वामीनारायण टेम्पल अबू धाबी। याद रखिएगा UAE में है, ये सऊदी अरेबिया में नहीं है। UAE की कैपिटल अबू धाबी है और सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है। तो UAE में आया है बाब्स स्वामीनारायण टेम्पल, और इसको पहले ही अवार्ड मिल चुके हैं, बेस्ट मैकेनिकल प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, मिडल ईस्ट अवार्ड्स एंड वेरियस अदर। बैब्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखिए कि ये इज़ नेम्ड आफ्टर भगवान स्वामीनारायण, रिलीजियस लीडर थे वो, और इसके ऑल ओवर द वर्ल्ड 1100 टेम्पल्स हैं। इंडिया में अक्षरधाम टेम्पल्स जो है न्यू दिल्ली में, गांधीनगर में, इनके ही हैं। फिर इसके फीचर्स देखे जाएँ, जो टेम्पल बना है, तो ये नागरा स्टाइल में, जो कि नॉर्दर्न टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसके में बने हैं, और इनमें 7 शिखर्स हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ये 7 शिखर्स हैं, 7 एमिरेट्स ऑफ UAE को दर्शाते हैं। देन डेटीज़, इसमें जो डेटीज़ इनमें हैं वो हैं प्रमुख स्वामी महाराज। इसमें कोई फेरस मटेरियल नहीं यूज़ किया गया है। एंड द अदर गॉडेस आर लॉर्ड राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, लॉर्ड शिव, पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड राधा कृष्ण। आर्किटेक्चरल डेलिकेट्स, द टेम्पल हैज़ 2 सेंट्रल डोम्स, डोम ऑफ हार्मनी और डोम ऑफ पीस। अ वॉल ऑफ हार्मनी, 3D printed walls in UAE. Harmony has been written in 30 different ancient and modern languages. Other amenities, assembly hall, community center, मजलिस वेन्यू इसके अंदर है। फिर अदर फीचर्स, गौमुख है, पिलर ऑफ पिलर्स, होली रिवर, देन घाट्स, मतलब इसमें वाराणसी लाइक घाट भी क्रिएट किया गया, तो इसके थोड़े यूनिक फीचर्स देख सकते हैं। और ब्रिक्स 2024 का ये याद रखना ज़रूरी है कि इसकी होस्ट कंट्री कौन थी? रशिया थी। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट ईयर जो कि 15th है वो साउथ अफ्रीका में होगा। इस साल रशिया में, अगले साल साउथ अफ्रीका में होगा। फिर ताइवान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, विलियम लाई चिंग ते। रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी ताइवान जाना जाता है। फिर हम आते हैं, देखिए ताइवान इसलिए क्यों ज़रूरी है, इंडिया की लुकेस्ट पॉलिसी के तहत अभी एक्टिस्ट हो गया वो। 19th NAM समिट भी ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये कहाँ पे? युगांडा में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री S जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। देन कम्स दी लोकेशन ऑफ युगांडा की देख लीजिए, तो युगांडा इज़ इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और ये सराउंडेड है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सूडान, इथोपिया, केन्या, तंजानिया, और ये रवांडा, बुरुंडी के आसपास है। देन इकोवास जो है, ये क्या है कि
ये इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स है। सो इट इज़ अ रीजनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। तो 3 कंट्रीज़ ने रिसेंटली इसको छोड़ दिया है, और वो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो कि बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इन्होंने छोड़ दिया है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, पूरा कंट्रीज़ का नाम याद नहीं रहेगा वैसे तो। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहिल रीजन जाना। साहिल रीजन जो है ये ट्रांजिशन का रीजन होता है। नीचे आप पाएंगे यहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप का बायोम है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा डेजर्ट। सो ये जो ट्रांजिशन है ना, वो है यहाँ पे दिखता है। मतलब इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन ह्यूमिड सवाना इन द साउथ टू ड्रायर सहारा टू द नॉर्थ, इसलिए साहिल रीजन। इसके नाम देख लीजिए, सेनेगल, मॉरिशनिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चैड और सूडान, एरिट्रिया। देन कम्स ICJ। सो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कि मेन जुडिशल ऑर्गन है UN का, यूनाइटेड नेशंस का। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945, और इसमें एक रूलिंग आई है अभी रिलेटेड टू द गाज़ा। बट वी नो कि इनका रिकमेंडेटरी होता है, इनके पास कोई आम नहीं होता है इनके डिसीजंस इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो और इसमें देखिए 15 जजेस होते हैं, और करेंटली एक इंडियन जज भी है उनमें, जिनका नाम है दलवीर भंडारी। फिर उसका डेनमार्क में नए किंग बने हैं, जिन्होंने सक्सीड किया अपनी मदर को। किंग का नाम है फेडरिक 10, सॉरी। फिर फ्रांस के यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर बने हैं गैब्रियल अटल। ये याद रखना बहुत जरूरी है, काफ़ी पॉपुलर भी था न्यूज़ में, बिकॉज ही हैज़ लाइक फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर। हिज एज इज़ 34, ही इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा कि मैक्रॉन इज़ द प्रेसिडेंट और गैब्रियल अटल इज़ द प्राइम मिनिस्टर। देन यूरोपियन पोर्ट्स अलायंस ये है, ये इसमें EU की कंट्रीज़ साथ आई हैं टू फाइट अगेंस्ट ड्रग स्मगलिंग एंड कॉम्बैट द हब इन्फिल्ट्रेशन बाय द क्रिमिनल ग्रुप्स। So let's complete the next part, that is economic affairs, environmental news and science and tech news.